हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसे आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये पार्ट वन जो है, पार्ट वन डल चुका है, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन इसका देखा था, शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल विकास का। ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के बारे में। मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के बारे में जो शिक्षक भर्ती है ना, जो शिक्षक भर्ती और सीजी टेट के लिए वेरी वेरी आईएमपी, और साथ ही साथ में सी टेट के लिए वेरी वेरी आईएमपी, चाहे अन्य कोई भी जिला का, कोई भी राज्य का क्या हो, स्टेट हो, वो उसके लिए पूरे काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो भी बच्चे को अगर ये नोट्स चाहिए वो 99 रुपीज़ में या परचेस कर सकते हैं। उसको हम व्हाट्सअप नंबर पर, ये दिए गए नंबर पर आपको मैसेज करना होगा, और फ़ोनपे के माध्यम से इसको करने पर हमको सेंड कर दिया जाएगा। तो देखते हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं, सीधा मिलते हैं उसके प्रश्नों पर। यह है हमारा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय, दूसरा टॉपिक। ठीक है। एक जैसे देखो, सबसे पहले संप्रदाय क्या होता है इसको समझना। एक जैसी विचारधारा वाले लोगों को एक संप्रदाय के अंतर्गत रखा गया। सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोवैज्ञानिक के लिए, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए अपने अपने अवधारणा प्रस्तुत करी। फिर बहुत सारे लोग आए और बोले कि झूमाझपटी होने लगी कि भाई ये हमारा जो विचारधारा ऐसी है, हमारी विचारधारा ऐसी है। तो एक विचारधारा वाले लोगों को अलग अलग संप्रदायों के नाम से रखा गया। तो उनको क्या कहते हैं, संप्रदाय में रखा गया, जिसका संप्रदाय निम्नलिखित आया। पहला आया क्या, संरचनावाद संप्रदाय, जिसका समर्थक या विचारधारा कौन थे, विलियम वुंड को माना गया। दूसरा क्या आया, प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय, जिसको क्या, विलियम जेम्स को माना जाता है। वेरी वेरी आईएमपी प्रश्नों पे पूछा जाता है आपके क्वेश्चन पे। व्यवहारवाद संप्रदाय का जो कौन आता था, जेबी वाटसन। संज्ञानवाद में कौन आता था, मैक्सवर्दी। संज्ञानवाद जिसमें मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, जिसके बारे में किसने जानकारी दिया था, आपका सिगमंड फ्रायड ने। और मानवतावाद संप्रदाय, जिसके बारे में क्या दिया था, अब्राहम मैस्लो ने। और एक था कौन, प्रेकरीय संप्रदाय, जिसका विलियम मैकडूगल को माना जाता है। तो इस प्रकार से सात जो है उसकी क्या बनी थी, सात जो है क्या बना था, उसके संप्रदाय बनाए गए। और ये सारे वैज्ञानिक अलग अलग विचारधारा को प्रस्तुत करते थे। तो सीधा सीधा भाई संगठन में रखा गया बात की कि सभी संप्रदायों का नाम अलग अलग तरीके से रख देते हैं, जिसमें जिसको मानने वाले लोग हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। तो ये प्रारंभ हुई थी, याद रखना, 1889 में। और इसका मुख्य जो प्रकरण था वो संवेदना था। क्या था, संवेदना था, है ना। और ये विधि थी, कौन सी विधि थी, अंतर्दर्शन विधि। ये अंतर्दर्शन विधि प्रयोग मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है। मुख्य प्रवर्तक था विलियम वुड, और टिशनर, ये दोनों एक दूसरे के शिष्य थे। ठीक है। फिर प्रकार्यवाद ये 1900 में प्रारंभ हुई। मुख्य प्रकरण था इसका व्यवहार पे, है ना, व्यवहार पे। और ये विधि कैसी थी, अंतर्दर्शन क्या होता है, जब किसी चीज को देख लेते हैं, जब किसी चीज को क्या कर लेते हैं, जब किसी चीज का हम लोग देख लेते हैं और उसकी छाप हमारे दिमाग के अंदर बन जाती है, और उसके बारे में हम लोग क्या करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। तो इस प्रकरण को कहते हैं अंतर्दर्शन, निरीक्षण या प्रयोग कहते हैं। इसमें निरीक्षण किया गया था, इसमें क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। दोनों में बेसिक अंतर है, याद रखना। फिर बोला गया व्यवहारवाद 1912 में आया। ये व्यवहार किस पर देखा गया था, लेकिन पशुओं पर देखा गया था। ये विधि थी किसकी, निरीक्षण प्रयोग था, निरीक्षण। ये पावला वगैरह था ना, उसने ये मुख्य प्रवर्तक थे। एक होता है गेस्टाल्टवाद, जिसको बोलते हैं समग्रवाद। ठीक है। और ये प्रत्यक्षीकरण था, स्मरण, अंतर्दृष्टि पर था मुख्य प्रकरण। और इसकी विधि थी अंतर्दर्शन, निरीक्षण, प्रयोग। ये कोहलर, कोप्पा, लेविन इसके मुख्य प्रदर्शक थे। और एक था मनोविश्लेषणात्मक, जिसको था अचेतनावस्था में था। इसकी प्रेक्षण निरीक्षण थी, फ्रायड और एडलर ने किया था। ठीक है। तो देखते हैं आगे इसकी क्या है, सभी डिटेल करेंगे सभी के बारे में। सबसे पहले हमारी बात देखिए, संरचनावाद संप्रदाय। ये आया था 1912 पे। किसके द्वारा दिया गया था, विलियम वुंड के द्वारा। तो याद रखना, मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला प्रथम संप्रदाय, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, कि प्रथम संप्रदाय कौन था, तो संरचनावाद संप्रदाय था। प्रथम संप्रदाय कौन था, तो प्रथम संप्रदाय था तुम्हारा संरचनावाद संप्रदाय। विलियम वुंड ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, ठीक है, 1889 में मनोविज्ञान की
प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना करी थी, जिसमें कौन से संप्रदाय के अंतर्गत आता है ये संरचनावाद। इन्होंने संवेदना यानी चेतना अनुभूति के अध्ययन पर उन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया गया था। किस पर बल दिया गया था? चेतना पर। अब चेतना क्या होता है? जैसे जब किसी चेतना भाई अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत ही आता है चेतना, है ना। तो सबसे पहले जो चेतना था वो किस पर आधारित था? बोले भाई किस पर आधारित था? संवेदना पर। तो संवेदनाएं हमारी कौन से संवेदी अंग कौन कौन से? हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना, आंख, कान, नाक, स्पर्श, है ना, ये था। तो ये संवेदना, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, जैसे अंधा आदमी है, जैसे मान लो जैसे अंधा आदमी है, उसको पता ही नहीं है, तो व्यक्ति क्या करेगा? उसको ब्रेल लिपि के माध्यम से संरचना, जैसे ABCD का क्या करता है? ब्रेल लिपि के माध्यम से, ब्रेल लिपि है ना, ब्रेल लिपि जैसे कि है ना, ब्रेल लिपि। तो इसके माध्यम से जैसे मान लो जो आदमी है ना, वो क्या करेगा कि उसके छुएगा, उस वस्तु को छुएगा और महसूस करेगा ज्ञानेंद्रियों से, और वो उसकी संरचना को क्या करेगा? अपने ज्ञान के अंदर निर्मित करेगा, और निर्मित करके हाँ ये समझेगा। जैसे कि मान लो जो आंख से नहीं दिखता वो उसकी बात है, जैसे किसी वहाँ व्यक्ति के द्वारा क्या करेगा जाएगा? ग्लास को ऐसे छुआ जाएगा, ग्लास को, उसको नहीं पता है कि वो ग्लास है, लेकिन उसे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जैसे स्पर्श करके वो महसूस करेगा, है ना, संवेदी अंग से निर्मित करेगा। अब उसके अंदर उसकी दिमाग, उसकी छाप, उसकी वस्तु के अंदर वस्तु की क्या बन जाएगी? छाप बन जाएगी, और छाप बनने के बाद वो समझ लेगा कि उसको चेतना ज्ञान आ जाएगा कि भाई वो क्या है? ग्लास है। क्या है? ग्लास है। तो सबसे ज्यादा फोकस किस पर किया गया था? याद रखना, संवेदना पर। किस पर अध्ययन किया गया था? संवेदना पर। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे समझ आया कि सबसे पहले चेतना आती कैसे है? संवेदना से, और संवेदना कितने से आती? 5 ज्ञानेंद्रियों से आती है, और उसके बाद ये आती है किससे? फिर संवेदनाओं से क्या बनती है? हमारे अंदर निर्मित ज्ञान की संरचना हो जाती है। फिर उसके बाद उसके क्या होती है? चेतना आती है। इस तरीके से संरचना तो बना हमारे दिमाग के अंदर, इसी कारण से इसको क्या बोला गया? संरचनावाद बोला गया। ठीक है, तो विलियम वुंड ने क्या देखो, विलियम वुंड है ना, वेरी वेरी IMP है। विलियम वुंड ने सर्वाधिक किस पर बल दिया गया था? संवेदना पर। ये लिखा उन्हें यहाँ पास, अध्ययन किसी पर किया गया था सबसे ज्यादा। उसके बाद क्या था कि संवेदना का अध्ययन करने के लिए विलियम वुंड ने प्रयोगशाला की स्थापना कर दी। सीधा भाई चलो इसको कहाँ स्थापित किया जाए? प्रयोगशाला में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि मन की निश्चित संरचना होती है। मन की क्या होती है? एक निश्चित संरचना। मतलब मन की निश्चित संरचना कैसे? किसी वस्तु को देखने पर मन के अंदर क्या बन जाती है? उसकी छाप बन जाती है। क्या बन जाती है? छाप बन जाती है। ठीक है, संरचनावाद संप्रदाय के कारण ही मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, देखो सबसे पहले मनोविज्ञान तो एक ही था, ठीक है, लेकिन संरचनावाद के कारण मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से क्या हो गया? अलग हो गया 1880 में। क्योंकि पहला जो है मनोविज्ञान को अलग नहीं था, वो पहले माना गया था दर्शन शास्त्र से, लेकिन 1880 में ये अलग होकर के क्या बन गया? एक स्वतंत्र विषय हो सका। कौन? मनोविज्ञान। कब अलग हुआ? 1880 में। किस संप्रदाय के कारण से हुआ? तो संरचनावाद संप्रदाय के कारण से हुआ। मनोविज्ञान का स्वरूप प्रयोगात्मक था। प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक, देखो सबसे पहले प्रयोगात्मक था। मनोवैज्ञानिक जो स्वरूप था वो आया कैसे? प्रयोगात्मक तरीके से। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? तो भैया विलियम वुंड को माना। तो इस तरीके से विलियम वुंड को माना जाता है। संरचनावाद के समर्थनकर्ता कौन था? एडलर भी था, बेडफोर्ड था, और टीचर उसका शिष्य था, विलियम वुंड का शिष्य था। ठीक है, याद रखना। भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कोलकाता में बनाई गई थी, जिसको पहले में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, 1915 में। कब बनाया गया था? 1915 में। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे ना, याद रखना कब बनाया गया था? 1915 को। अब अगला देखते, ये तो था। सबसे पहले एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं संरचनावाद संप्रदाय को, कि मनोवैज्ञानिक में प्रथम अगर स्थापित संप्रदाय है वो कौन है? संरचनावाद। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो भैया विलियम वुंड के द्वारा स्थापित किया गया था। जर्मनी में लिम्चिंग शहर में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1889 में। और इन्होंने संवेदना यानी चेतना पर अनुभूति के अध्ययन पर बल दिया था। और चेतना आती कैसे? सबसे पहले आती संवेदना, और संवेदना आती है किससे? 5 ज्ञानेंद्रियों से। जैसे मैंने बताया, एक मान लो अंधा व्यक्ति है जो क्या करता है? किसी वस्तु को छू करके वो महसूस करेगा,
है ना, आंख से दिखता नहीं उसको, लेकिन ग्लास को जैसे पकड़ेगा तो उसको महसूस हो जाएगा कि हाँ ये ग्लास है, उसकी संरचना निर्मित हो जाएगी और निर्मित हो जाने के बाद उसको चेतना हो जाएगी भाई हाँ ये वाकई में क्या है, ग्लास है। ठीक है, तो इस तरीके से विलियम वुड ने सर्वाधिक अध्ययन किस पर दिया था, संवेदना पर। और संवेदना का अध्ययन करने के लिए विलियम वुड ने क्या किया था, प्रयोगशाला की स्थापना करी। और मन की एक ऐसी संरचना होती है, जैसे मैंने बताया, किसी वस्तु को देखने पर उसकी छाप हमारे अंदर बन जाती है। और इसी संरचनावाद के कारण ही मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र से अलग हो पाया। कब अलग हो पाया, 1880 ईस्वी पे। ठीक है, और मनोविज्ञानिक का स्वरूप क्या था, प्रयोग करना, प्रयोग कर एक्सपेरिमेंट कर करके क्या था वो बनाते थे। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन माना गया था भैया, विलियम वुड को। संरचनावाद की समर्थन करता कौन है, एडलर, जिसको टिचनर भी था। और साथ ही साथ भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ बन पाई, 1915 पे, और एक गुप्त सेन द्वारा। किसके द्वारा, याद रखना, गुप्त सेन, वेरी वेरी IMP, गुप्त सेन है ना, गुप्त सेन द्वारा कोलकाता विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसको लिख या नोट करके रखना, गुप्त सेन। ठीक है, कार्यवाद या प्रकार्यवाद संप्रदाय, ये आई 1914 पे। ये आई कहाँ, 1914 पे। चेतना का विज्ञान, जिसको माना, चेतना का विज्ञान, चेतना के कार्यों को माना गया। चेतना का कार्य ही चेतना का विज्ञान है, अर्थात प्रभावों को समझने पर क्या दिया उन्होंने, बल दिया। ठीक है, मतलब विषय वस्तु को। समर्थनकर्ता कौन था, जॉन डीवी, एडवर्ड ली, थॉर्नडाइक, मैककिन, केटलर, ये लॉरेंट, इस तरीके से बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पर बल दिया था। चेतना को माना गया था चेतना का विज्ञान, किसको, प्रकार्यवाद या कार्यवाद। ठीक है, कि देखिए होता क्या है, सबसे पहले इन्होंने क्या बता, देखो प्रकार्यवाद या कार्यवाद के अंदर प्रत्यक्षीकरण। सबसे पहले होता यह है कि हमारे अंदर क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण होती है। अब प्रकार्यवाद किस पर बल देता है, सबसे ज्यादा बल देता है, तो याद रखना प्रत्यक्षीकरण पर देता है। किस पर बल देता है, प्रत्यक्षीकरण, प्रकार्यवाद बल देता है। अब देखिए सबसे पहले ये क्या है, प्रत्यक्षीकरण। तो प्रत्यक्षीकरण आती कहाँ से है, जब तक हमें संवेदना नहीं होगा तब तक हमको प्रत्यक्षीकरण आएगा नहीं। और प्रत्यक्षीकरण हम लोग कैसे कर सकते हैं, व्याख्या, नाम और पहचान से। ये तीन बातें होती है जो प्रत्यक्षीकरण हमारे को कराती है। व्याख्या, जैसे कि मान लो हमको व्याख्या करना है या किसी के, जैसे किसी वस्तु का नाम बता दिया जाए, है ना, ये मोबाइल है, जब तक हम ये वो पता नहीं रहेगा कि ये मोबाइल है तब तक इसकी पहचान नहीं कर सकेंगे। तो व्याख्या, नाम और पहचान से हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं। और ये प्रकार्यवाद बल देता है। ये कौन, इसने किया था, इसके प्रतिस्थापन विलियम जेम्स ने किया था। और संवेदना किस पर बल देता है, संवेदना बल देता है किसमें, संवेदना जो है संरचनावाद पर बल देता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कार्यवाद ने इस बात पर बल दिया कि अलग अलग आयु स्तर के बच्चों की आवश्यकताएं, है ना, आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। तो सही बात है कि अलग अलग एज के बच्चों की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती है। और कार्यवाद ने शिक्षा में उपयोगिता सिद्धांत को क्या किया, अपनाया गया। फिर कार्यवाद के अंतर्गत उपयोगिता के सिद्धांत को अपनाया गया और इसने सीखने की प्रक्रिया में बालक के महत्व को बल दिया। मतलब अगर कोई व्यक्ति सीख रहा है तो सबसे ज्यादा किस पर सीखता है, बालक पे, है ना, बालकपन पे। ठीक है, सीखने की वैसे तो क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो ये इस तरीके से बालक के महत्व पर बल दिया। और इन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों को सम्मिलित करना चाहिए जो हमारे समाज के लिए क्या हो, उपयोगिता हो। आज के देख रहे हैं कि बालक के महत्व पर तो बल दिया जाना चाहिए, लेकिन बालक का विशेष महत्व नहीं। आजकल का पैसा महत्वपूर्ण हो चुका है हमारे शासन के लिए। ठीक है, शासन के लिए पैसा बचाओ शासन चलाओ, पैसा बचाओ शासन चलाओ वाला अभियान चल रहा है। जैसे आप अभी व्यक्तिकरण की जो है प्रोसेस चल, बातें तो बढ़िया होता है हमारे मनोविज्ञानियों के अंदर, लेकिन हमारे मनोविज्ञान के अंदर क्या, अगर एक भी बात अगर हमारे स्कूल में अच्छे से फॉलो हो जाए तो हमारे बच्चे बहुत होनहार हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रकार्यवाद जो है या कार्यवाद जिसको कहते हैं, ये चेतना का विज्ञान है। और चेतना के विज्ञान का मतलब कि चेतना के कार्यों पर बल देता है। ठीक है, प्रभाव को समझने पर। और सबसे ज्यादा प्रकार्यवाद बल देता है किस पर देता है, प्रत्यक्षीकरण पर। प्रश्न आया था एक बार, है ना, CG टेट में, कि व्याख्या प्रत्यक्षीकरण कहाँ से आती, तो नाम, व्याख्या और पहचान से आती है। और संरचनावाद किस पर बल देता है, तो संवेदना पर बल देता है। ये बात को नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, व्यवहारवाद संप्रदाय। व्यवहारवाद संप्रदाय के अंतर्गत क्या होती है देखेंगे।
इसमें कोलंबिया विश्वविद्यालय जेबी वाटसन द्वारा व्यवहारवाद की नींव रखी गई। किसकी? कोलंबिया विश्वविद्यालय में जेबी वाटसन, ये वाटसन साहब है जो हमारे को दिख रहा है अपने को, ठीक है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? व्यवहारवादी वैज्ञानिक बीएफ स्किनर, जिन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। पावला था जो इन्होंने कुत्ते पर। सीएलएल मैकडूगल, ये इन्होंने व्यवहारवादी वैज्ञानिक माने जाते हैं। और 1913 ईस्वी को, ठीक है, 1913 ईस्वी को कोलंबिया विश्वविद्यालय में जेबी वाटसन द्वारा व्यवहारवाद की नींव रखी गई। वहां पर मतलब बात को पहले रखी गई भाई कि भाई व्यवहारवाद से, व्यवहार के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मनोविज्ञान को प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर 1912 से लेकर के 14 के मध्य में, है ना, 1912 से लेकर के 14 के मध्य में क्या हुआ कि संरचनावाद संप्रदाय और प्रकार्यवाद के संप्रदाय के मध्य होने वाले इस द्वंद्व से व्यवहारवाद की क्या हुई? उत्पत्ति। देखो सबसे पहले बात ये हुआ कि भाई चेतना और चेतना के क्या हुआ? कार्यों पर, है ना। चेतना सबसे ज्यादा किस पर? संवेदना से आती है बोले, है ना, संवेदना से आती है। और चेतना के कार्य कहाँ से होते हैं बोले? चेतना के कार्यों को समझना विज्ञान है, प्रत्यक्षीकरण से होता है। तो इन्हीं दोनों के बीच से निकल के आया का संरचनावाद निकल के आया, है ना। क्यों? क्योंकि जब संवेदना आती है तो बीच में संरचना निर्मित होती है, और संरचना जब निर्मित होती है तो हमको क्या आती है? चेतना आती है। मतलब जब संवेदना होती है तो हमको संवेदना से हम लोग क्या करते हैं? प्रत्यक्षीकरण करते हैं, और प्रत्यक्षीकरण करके हमको चेतना आती है। तो अर्थात हमारे दिमाग के अंदर क्या बनती है? संरचना। उन्हीं दोनों के बीच की कड़ी से निकल के आएगा आपका संरचनावाद और कार्यवाद के मध्य होने वाली क्या था? विवाद क्या था? व्यवहारवाद था, ठीक है। तो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1905 ईस्वी में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया गया था, ठीक है। फिर क्या था कि व्यवहार शब्द की व्याख्या जेबी वाटसन द्वारा की गई 1913 में। प्रश्न बहुत आईएमपी है, ये प्रश्न आता है। जेबी वाटसन द्वारा व्यवहारवाद शब्द की व्याख्या करी गई थी 1913 में, और व्यवहारवाद की उत्पत्ति उद्दीपक और अनुक्रिया से होती थी, है ना। और इसके अनुवांशिक गुणों की व्याख्या इससे तो नहीं कर सकते, बल्कि वातावरण की आवश्यकता जो है महत्वपूर्ण मानी गई थी, ठीक है। क्योंकि व्यवहार की उत्पत्ति कैसे आती है? उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है, ऐसा बात। इसकी डिटेल जो है हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। और जेबी वाटसन का कथन था कि आप मुझे 1 दर्जन शिशु दे दो, है ना, स्वस्थ बच्चे दे दो। ये वाटसन का क्रिया था, क्योंकि उन्होंने व्यवहारवाद दिया था ना कि आप मुझे 1 दर्जन शिशु दे दो, फिर आप कहो तो मैं उसको शिक्षक बना देता हूँ, कहोगे तो चोर भी बना देता हूँ, कहो तो वास्तुकार बना दूँ, चाहे जो बनाने के लिए बोलो मैं उसको बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने बच्चों के व्यवहारों के क्या किया था? अध्ययन किया था, ठीक है। गेस्टाल्टवाद, जिसको समग्रवाद सिद्धांत भी कहते हैं, समग्रवाद सिद्धांत भी कहते हैं, समग्रवाद संप्रदाय भी कहा जाता है। जेबी मैक्स वर्दीमर इसका संस्थापक है ना। समग्रवाद संप्रदाय या संज्ञानवाद संप्रदाय, इसके सहयोगी कोहलर थे, कर्ट लेविन थे, कर्ट लोफा थे, ठीक है, कोप्पा थे। और उन्होंने बताया पूर्णता, क्या बताया? पूर्णता या समग्रता पर बल दिया उन्होंने, ठीक है। जर्मन भाषा के अंदर गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है क्या? पूर्णकार या पूर्णकार, समग्र रूप। गेस्टाल्टवादियों का मानना था कि व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि उसको क्या देखता है? पूर्ण रूप से सीखता है। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जानवर का नाम बताते हैं बच्चों को। अब जानवर के पूरे नाम बताते हैं, गाय भी बता देते हैं, है ना, शेर बता देंगे, हाथी बता देंगे, पूरी सारी चीज़ों के बारे में व्याख्या करते हैं। लेकिन इसके बाद फिर से इसको क्या करते हैं? डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन क्या क्या कर देते हैं कि भाई कि गाय जो है वो पालतू जानवर है ना, गाय जो है वो क्या है? पालतू जानवर है। शेर जंगलों में रहने वाला है, ये हाथी झुंड में रहने वाला। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? बताया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति क्या करता है? कार को देखता है, क्या देखेगा? जैसे कि देखिए कार है ना, कार को देखेगा, कार को समग्र रूप से देखेगा। अब फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके पार्ट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, पार्ट्स को पढ़ते हैं। तो ये समग्रता जो है हम लोग करते हैं क्या? समग्र रूप से सीखते हैं, और इसे संपूर्णवाद भी कहते हैं। मतलब सबसे पहले कार को देखे, कार के इंजन को, पार्ट्स के बारे में नाम तो बाद में जानेगा बच्चा, जैसे बड़े बड़े होते जाएगा। उसी प्रकार से जैसे पहली कक्षा में समग्र रूप से पढ़ते हैं, इस तरीके से। यह संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना व व्यवहार दोनों का क्या कहलाता है? विज्ञान बनाया गया। अब बताया गया कि भाई चेतना और व्यवहार दोनों का विज्ञान है,
है ना। और इस संप्रदाय में पूर्ण से हम लोग कहाँ जाते हैं, अंश की ओर पढ़ाने पर बल देते हैं। वही बताया ना कि क्या कहते हैं पूर्ण मतलब जैसे कि हम लोग को क्या करते हैं वैसे ही, जैसे जानवरों का नाम बताए, फिर गायों का, फिर पालतू जानवर का, फिर जंगलों में रहने वालों का, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सब चीज को क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। मतलब सबसे पहले पूर्ण बताए, फिर अंशों की ओर क्या करते हैं उसको डिवाइड कर दी जाती है। ठीक है, इस तरीके से गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के लोग कहते हैं। अब आया मानवतावाद संप्रदाय। मानवतावाद संप्रदाय अब्राहम मैस्लो के द्वारा, जिसको आशावाद या मानवतावाद का भी जनक कहा गया था। ये बड़े हंसमुख आदमी थे, याद रखिएगा। सहयोगी कौन कौन थे, कार्ल रॉजर्स था, अल्बर्ट था। अब्राहम मैस्लो ने एक आवश्यकता या मांग का सिद्धांत दिया था। ठीक है, मांग का देखो उनका ये कहना था कि जैसे लोग बड़े होते जाते हैं, और इन्होंने सारे चीजों का एक साथ वर्णन कर दिया कि भाई संरचना हो, चेतना के कार्य हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे वो संज्ञान हो, सारा चीज जो आता है वो कहाँ से आता है, मानव की मांग या आवश्यकता के अनुसार आता है। तो उन्होंने बताया 5 प्रकार की मनुष्य के पास क्या पाई जाती है, आवश्यकताएं होती है। उन्होंने पहला क्या बताया, शारीरिक या दैहिक आवश्यकता, जिसको हम लोग रोटी कपड़ा मकान के रूप में हम लोग व्यक्तिगत रूप से, ये व्यक्तिगत रूप से आवश्यकता होती है। फिर क्या होती है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पहला क्या होता है शारीरिक या दैहिक आवश्यकता, दूसरा क्या होती है सुरक्षा की मांग, नौकरी या संसाधन की आवश्यकता, फिर क्या होती है तीसरी क्या होती है समाज की आवश्यकता, समाज की मांग या दोस्ती, जीवन साथी, परिवार की आवश्यकता, ये सामाजिक आवश्यकता है। 2 मांग जो है सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तिगत आवश्यकता 2 है सुरक्षा की मांग। और देखो सबसे पहले फिर क्या होती है, क्या चौथा सम्मान की मांग, उसके बाद क्या होती है आत्मसिद्धि की मांग, जिसको हम लोग कहते हैं बौद्धिक आवश्यकता, जिसको आत्मानुभूति, ये 5% लोग ही है जो इसको कर पाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए क्या रोटी कपड़ा आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मिल गया तो हम लोग बोलेंगे भैया थोड़ा बहुत क्या चाहिए हमको, नौकरी चाहिए, नौकरी के साथ में चाहिए हम बोलेंगे भैया थोड़ा दोस्ती परिवार चाहिए। उसके बाद चाहते हैं कि हमारा जो है सम्मान बढ़े, जैसे कि आप लोग यूट्यूबर बन रहे हैं है ना, सम्मान चाहिए। उसके बाद आत्मसिद्धि है ना, आत्मसिद्धि को 5% लोग ही क्या होती है बन पाते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बताया। एक मांग खत्म होती है, दूसरी आवश्यकता हमारे अंदर आ जाती है, इनका ऐसा मानना था। बोला जाता है कि यह संप्रदाय सबसे अधिक व्यक्तिगत मूल्यों को क्या करता है, महत्व देता है। 5 प्रकार की आवश्यकता क्या है, शारीरिक दैहिक आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान जो आता है, सुरक्षा की मांग करते हैं भाई हमारे जीवन में हम सुरक्षित रहें, हमारे जीवन अच्छे से चले। उसके बाद हम लोग समाज में हम लोग दोस्ती ढूंढते हैं, प्यार ढूंढते हैं, मोहब्बत ढूंढते हैं कि ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं। उसके बाद उसके विवाह कर लो ताकि मेरे सम्मान हो मान हो, इस तरीके से सोचते हैं है ना। फिर आत्मसिद्धि की ओर हम लोग क्या करते हैं बढ़ पाते हैं। फिर अगला है सिद्धांत कहते हैं कि मानव को जीने के लिए अनेक मांगों को पूरा करना पड़ता है, और सिद्धांत सर्वाधिक महत्व व्यक्ति की मूल्यों पर देते हैं, और एक मांग पूरी होने पर दूसरी मांग अपने आप हमारे अंदर उड़ जाती है। और इस तरीके से 4 मांगों में ही हमारे क्या करता है जीवन संघर्ष। 5 तो हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं आत्मसिद्धि की ओर, ठीक है, लेकिन 4 मांगों के साथ में हमारे जीवन क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं मानवतावाद, जिसको मनोविश्लेषणात्मकवाद, जिसको सिगमंड फ्रायड ने दिया था। सिगमंड फ्रायड मस्तिष्क का विश्लेषण कर उन्होंने वाद को बताया, और इनका जन्म जो 6 मई 1856 ऑस्ट्रेलिया के वीनिया शहर में यहूदी परिवार में हुआ था, और इनका प्रमुख समर्थक एडलर और कार्ल यूंग थे। और सिगमंड फ्रायड 3 पुस्तकों के नाम स्वप्न विश्लेषण, ईगो और अचेतन मन और चेतन मन पर उन्होंने सबसे ज्यादा बल भी दिया था। तो प्रश्न पूछा जाता है सिगमंड फ्रायड ने अधिक बल किस पर दिया था, तो अचेतन मन पर दिया था, कॉन्शियस अनकॉन्शियस जिसको बोलते हैं हम लोग। इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए थे। इन्होंने कितने प्रकार बताए थे, मन के 3 प्रकार। चेतन मन हमारे अंदर 10% होती है, अर्ध चेतन क्या होता है 0% होती है, और अचेतन मन कितना होती है हमारे अंदर 90% होती है, इन्होंने बताया व्यक्ति के अंदर। अब होता यह है कि चेतन मन कॉन्शियस जिसको हम लोग कहते हैं, फ्रायड के अनुसार क्या होता है कि मन का वहां भाग जिसका संबंध तुरंत ज्ञान से होता है। मतलब व्यक्ति लिख रहा है तो उसे लिखने बस का ज्ञान है, अगर पढ़ रहा है तो पढ़ने बस का ज्ञान है, अगर किसी चीज को देख रहा है तो बस देखने का, ये है कॉन्शियस मतलब तुरंत का ज्ञान। ठीक है, तुरंत, जैसे कि कोई व्यक्ति कुछ बता रहा है तो उसी को सुन बस रहा है, तो ये सुनने, तो ये होता है आपका क्या चेतन मन। अब आया अर्ध चेतन, कि इसके अंदर क्या करते हैं, अर्ध चेतन के अंदर जिसका सब देखो ऐसा है कि मान लो हम लोगों ने पढ़ के गया पेपर के अंदर, कहाँ पढ़ के गया, पेपर हॉल में हम लोगों ने पढ़ के गया है ना, पेपर में हम लोगों ने क्या करा, ये अचेतन मन है ना, अचेतन मन। ठीक है, फिर मान लो हम लोग को बोला गया कि
बोला गया कि भारत की जैसे कि भारत की राजधानी बोलता हूँ जी, पेपर में गए, आया पेपर में कोई क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग सोचने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, प्रत्यागमन करने लगते हैं, प्रत्याहन करने लगते हैं कि वो वापस हमारे दिमाग के अंदर आ जाए। तो हम लोग जब याद करते हैं, जब हम लोग याद करते हैं और हम लोग इच्छा अनुसार कभी भी उसको याद कर सकते हैं, जैसे आज याद करके गए, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभी मैं अभी आपको जस्ट अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, है ना, अभी क्वेश्चन ये पूछूं, अब्राहम मैस्लो के द्वारा क्या कितने बताए थे, 5 बताए थे, बोलोगे क्या क्या बताए थे, शारीरिक आवश्यकता, है ना, शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा की मांग के बाद क्या होती है, समाज की मांग, मतलब वही दोस्ती प्यार मोहब्बत की मांग करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग करते हैं सम्मान की मांग करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, कोई बड़ा नाम कमा ले, ऐसा बड़ा आदमी बन जाए, ऐसा कुछ सोचने लगते हैं। फिर उसके बाद होती है क्या, आत्मसिद्धि की मांग। इस तरीके से हम लोग याद कर रहे हैं ना, तो ये कि हमारे अंदर कहाँ है, हम लोग तो दबा के रखें, लेकिन उसको इच्छा अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पत्ति कर सकते हैं। और मन के इस भाग में वह विषय सामग्री होती है जिसका प्रत्याहार करने से व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है, और व्यक्ति जिन अनुभव को याद करके अपने चेतन मन में लाता है, वह अनुभव क्या करता है, मन के इसी भाग में क्या होता है, पड़े रहते हैं, और सीखने और आदतों संबंधी सामग्री इसी के भाग के अंदर होती है, याद रखना, ठीक है। जितना भी सीख रहे होते हैं अर्धचेतन मन के अंदर होते हैं। अचेतन ये होते हैं कि मन का वह भाग जिसमें ऐसी विषय सामग्री होती है जिसे इच्छा याद करके चेतना में लाना चाहे तो भी ना लाए। तो क्या होता है कि हमारा किसी के साथ में मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया और हम चाहते हैं कि वो कभी याद ना आए भाई, क्योंकि जेलस फील होगी, वो किसी की और की हो गई या और किसी का होने वाला है या ऐसा कुछ, या ब्रेकअप करके चला गया, और हम उसको कहाँ धकेल देते, अचेतन मन के अंदर ढकेल दे। और अचेतन मन जब तक हमारे अंदर नहीं रहेगी तो हम लोग जीवन जी ही नहीं सकते। क्यों नहीं जी सकते, क्योंकि भाई कोई किसी हर समाज के अंदर रहते हैं, घर परिवार के अंदर रहते हैं, किसी न किसी से वाद विवाद हो जाता है, किसी की बात हमको बुरा लग जाता है, और परिवार को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस बात को क्या करते रहते हैं, अचेतन मन के अंदर धक्का दे देते हैं कि भैया तू चले जा अचेतन मन के अंदर और याद कभी मत आना, क्योंकि उससे हमको खटपट नहीं होना है, ठीक है। तो आप देखते हैं फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 भागों में बांटा पर्सनालिटी को, ठीक है, व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। किसको, व्यक्तित्व को। मन के 3 प्रकार बताए, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। चेतन मन क्या होता है, तुरंत के ज्ञान से संबंध होता है। अर्ध ज्ञान जिसमें हम लोग किसी इच्छा को दबा के रखते हैं, ले या किसी बात को दबा के रखते हैं और मन के अनुसार जब चाहे उसको वापस ला सकते हैं। लेकिन अचेतन मन के अंदर वह विषय सामग्री होती है जिसके अंदर हम लोग याद करना चाहे तो भी याद नहीं कर सकते। तो फ्रायड ने 3 प्रकार बताए, इदम, अहम और पराहम। देखो इदम क्या होता है, आदमी को अपनी आवश्यकता को पूरा करना है, चाहे किसी की जान चले जाए, किसी को कुछ हो जाए, उसे कुछ मतलब नहीं है ना, जो इदम होता है, ठीक है। मतलब इसमें भूख प्यास सेक्स जो भी करने की अगर उसको इच्छा है तो वो उस इच्छा को पूरा करेगा, मतलब करेगा। इसमें किसी चीज नैतिक मूल्यों की कोई उसको इच्छा के बिना इच्छाओं को पूर्ति को बल देता है। मतलब अगर आज रैपिस्ट बनना है तो रैपिस्ट बनना, चाहे जेल जाना ना पड़े, चाहे जो करना पड़े हमको करना पड़े वो हम करेंगे। हमको आज चोरी करना है तो चोरी करना है, मतलब करना है। इसको इदम कहते हैं, ठीक है। अहम क्या होता है, यह हो सकता है इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ईगो होता है। ईगो मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो हमको चोरी करना, तो हम लोग सोचने लगते हैं भाई चोरी करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा। नहीं रे बाबा, हमको चोरी नहीं करना, हमको जेल नहीं जाना। इस तरीके से हमारे अंदर क्या होती है, सेटिस्फाई हो जाती है। जैसे ही मान लो कोई व्यक्ति बोल, अबे चुपचाप रहे, अरे कुछ बोल रहा है आपको, फिर क्या बोलते हैं कि आप, अरे यार तू ना मेरे ईगो को हर्ट मत कर, क्योंकि आप क्या करते हैं उसकी थोड़ी सी बातों को क्या करते हैं, अवहेला कर देते, नहीं भाई रहने दे, जाने दे, इसको रहने दे। फिर क्या बोलते हो, आपका ईगो हर्ट होने वाला रहता है। फिर आप आ जाते हैं कहाँ, पराहम में, ठीक है। कहाँ आ जाते हैं, पराहम में। अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो फिर गाली दे रहा है तो क्या करते हैं कि बोल लेते भाई तू चुपचाप रहा है, मैं शांत हूँ, मेरे ईगो को हर्ट मत कर, ऐसा बोल देते हैं। अगर ईगो आपका हर्ट हुआ तो आप कहाँ चला जाएंगे, पराहम में। फिर आप कुछ नहीं सोचोगे, पराहम में बोलता हूँ, आप कहाँ चले जाओगे, इदम के अंदर। आज साले को मारना है, मतलब मारना है। इस तरीके से आपके अंदर ईगो हर्ट हो जाएगा, आप कहाँ चले जाएंगे, इदम के अंदर। और जिसके अंदर पराहम है वो तो भैया हमारे श्री राम के जैसा हो जाएगा, जिसके अंदर केवल एक श्री राम ही है जो पराहम के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, ठीक है।
यहाँ समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो आ जाता है वो बुरे कामों से उतना ही दूर रहेगा, जैसे कि चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। जैसे कि हमारे श्री राम जी कैसे थे, समाज के नैतिक मूल्यों के खातिर, समाज के कल्याण के खातिर हमारी सीता मैया को भी क्या करना पड़ा था, त्यागना पड़ा था। ऐसे श्री राम थे हमारे परम। ठीक है, अब जो अहम है, ईगो हर्ट हो जाए तो वो क्या चला जाता है, इदम के अंदर चला जाता है। तो ये आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। तो याद रखेंगे इदम, परहम, सुपरहम, ये अच्छे से समझ आया होगा। आशा करता हूँ कि आप कमेंट करके बिल्कुल जवाब दें कि आपको कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, आज का ये डे 2 था, याद रखेंगे ये डे 2 था। ये क्या था, डे 2 का क्लास था। 20 दिनों की क्लास है, 20 दिनों की रणनीति है। आप सीजी टेट चाहे शिक्षक भर्ती हो, जो भी क्लासेस है, आप सी टेट को भी आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे निकाल सकेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसके जैसी टॉपिक वार हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे, और उसके बाद डे 1 डे 2 के अंतर्गत हम लोग MCQ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इदम वाले बनेंगे कि ईगो वाले बनेंगे कि परहम बनेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।